के भी बात हो रही थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि कैसे शांतिपूर्ण निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न हो सके, इसको लेकर के कैसे आप देख रहे हैं चुनाव पर? जी हेमंत जी, आपको और जो हमारे को पैनलिस्ट हैं, आपको दर्शकों को नमस्कार। जी। जहां तक चुनाव आयोग द्वारा तैयारी की बात है, देखिए भारतवर्ष में जो चुनाव का जो सिस्टम है वो एक तरह से बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। और आप देखेंगे कि अन्य वर्षों से अगर आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक बार प्रति बार जो है इसमें सुधार ही हो रहा है और अच्छी तरह से सुधार हो रहा है। आपने वो जमाना करीब करीब चला गया जहाँ की एक समय में जब बैलेट पेपर हुआ करता था तो बैलेट कहते थे कि बूथ लूट लूट लिया गया और बैलेट को छाप दिया गया। उसके अलावा जो ऑब्जर्वर्स वगैरह की का जो सिस्टम लगाया गया है, जी। जिसमें पहले एक ऑब्जर्वर लगाए जाते थे, अब उसमें करीब 3 ऑब्जर्वर आते हैं बाहर से, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरे स्टेट्स वगैरह से आते हैं। तो वो एक सिस्टम है जो इलेक्टोरल रोल्स वगैरह जो में जो संशोधन वगैरह हुए हैं। जी। तो और जो डिजिटल सिस्टम जो आ गया है आज की डेट में, हम्म। तो जहां तक मेरे हिसाब से चुनाव की तैयारी का सवाल है कि चुनाव और शांतिपूर्ण चुनाव ही होगा और अच्छी तरह से चुनाव होगा। इसमें जो जहां तक अब ये लग रहा है कि किसका पलड़ा किस भारी किसका पलड़ा हल्का है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं उसमें एक जो कांग्रेस के मतलब कि जो मीना साहब जो लड़ रहे हैं वो प्रमोद शायद भाया कांग्रेस के निर्दलीय नरेश मीणा हैं वहां नरेश से मीना चुनाव जी, मैदान में, नरेश और मीना जी की। बीजेपी के जी। जो हैं मोरपाल जी सुमन। नरेश। जी। जी मैं नरेश मीना जी की बात कर रहा हूँ कि नरेश थोड़ा सा जो संशय या डर लग रहा है कि नरेश मीना जी, चूंकि एक तरह से उनका कांग्रेस से काफी संबंध रहा है, हम्म। तो हो सकता है, और उनकी जाति के लोग भी उनके साथ काफी रहते हैं, तो हो सकता है कि उनसे उनके कारण से कांग्रेस को थोड़ा सा घाटा हो। घाटा मतलब हो। कि जी। ऐसा लोग सोच रहे हैं। और ये अजीत जी और चर्चाएं भी है बाकायदा कि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे नरेश मीणा छबड़ा में लड़े हों, देवली उनियारा में लड़े हों, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड भी कहता है कि नरेश मीणा कांग्रेस के वोट काटते हैं और इसके बाद बीजेपी की इससे जीत होती है। अभी हालांकि कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने कि नरेश मीणा को तो बीजेपी लड़वा रखी है। मैं आता हूं उस पर, वापिस आपके पास भी आऊंगा। जैमिनी साहब, कैसे देखा जाए, क्या वाकई जैसे कांग्रेस पार्टी कर रही है, और अभी सर बता रहे थे कि नरेश मीणा कांग्रेस के वोट काटेंगे, नुकसान कांग्रेस को होगा, बीजेपी को फायदा होगा, ऐसा आप देख पा रहे हैं इस वक्त? जी। जैमिनी साहब, इको कर रही है। जी। देखिए देखिए सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेमंत भाई, वो ये है कि ये अंता का एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये राजस्थान का एक सियासी टर्निंग पॉइंट आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस परिणाम से 4 नेताओं की, 2 कांग्रेस के और 2 बीजेपी के नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। इसमें जहां मुख्यमंत्री भजनलाल जी की प्रशासनिक और जनता में स्वीकार्यता पर मोहर लगेगी, वहीं हाड़ौती की राजमाता कही जाने वाली वसुंधरा राजे, जो अभी तक सत्ता में हाशिए पर है, इस जीत के बाद क्या राजनीतिक रूप से पुनर्स्थापित हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इसी तरीके से कांग्रेस में यह लड़ाई है कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत जिस तरीके से 2-2 बार गए हैं, अगर चुनाव नहीं जीतती है कांग्रेस, तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा जो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर गाज गिर सकती है, वो होगा, यानी नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा? और क्या 14 के बाद राजस्थान की राजनीति में भी कोई सियासी उबाल आएगा? तो ये जो परिणाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाड़ौती की राजनीति, कभी हम देखते थे नागौर में बंगारू लक्ष्मण जीत जाता था, कभी गुप्ता जीत काबरा जीत जाते थे, लेकिन जब जातिगत सर मैं एक टीवी पैनल पे हूं सर। तो वहां कोई भी जीते, लेकिन जाट ही जीत रहे हैं। वैसा ही और आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं जमीनी जी, नागौर में सोमानी जो थे, सोमानी पहले सांसद बने नागौर जी, जिनके तो आप वोट बोलेंगे बिल्कुल नगण्य से थे 1952 का चुनाव। यही हाड़ौती की राजनीति में हो रहा है। और 4 राजनेताओं की राजनीतिक धरती को खींचने का काम, अगर अंता में कोई परिणाम चौंकाने वाले आ जाते हैं,
कांग्रेस बीजेपी के लिए, तो अंता की और हाड़ौती की राजनीति सदा सदा के लिए बदल जाएगी। अगर गुजर, मीणा, धाकड़ जाग गए तो आप मान के चलना कि 4 नेताओं के लिए हमेशा के लिए राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, और इसे भाप चुके हैं। यही कारण है कि शांति धारीवाल सभा में आए, यही कारण है कि वसुंधरा राजे दी वहां 6-6 दिन कैंप कर रही है, यही कारण है कि हीरालाल नागर को नहीं बुलाया गया, यही कारण है कि प्रताप सिंह सिंघवी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि पप्पू धाकड़ की हत्या का मामला गूंजता है। तो ये जो मामला है, अगर धाकड़ गुजर खिसक कर नरेश की तरफ चले गए, जो उन्होंने वहां जागृति चलाई, तो बीजेपी को लॉस है, और जो एससी और माइनॉरिटी के वोट चले गए तो कांग्रेस को नुकसान है। यानी एक तरीके से अंता की जो शुरुआत हुई थी, शिवनारायण नागर को जिस अंदाज में प्रमोद जैन भैया ने निर्दलीय हराया था और कांग्रेस के प्रत्याशी से शिवनारायण नागर, वैसा कहीं नहीं हो जाए। अगर वैसा हो गया तो हाड़ौती की राजनीति सदा सदा के लिए, जैसे नागौर की राजनीति चेंज हो गई, वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो कहा जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट है, अब उस नेक टू नेक फाइट में बूथ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी जान लगाई है। क्या नरेश मीणा, भीड़ तो अच्छी ले गए, हनुमान बेनीवाल से माहौल भी बन गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि वोट कास्ट कराना बूथ पर जाकर, उसमें कितना कामयाब होते हैं। लेकिन ये जो चुनाव है, उसके बाद राजस्थान की राजनीति में एक नया उबाल आएगा, एक सियासी टर्निंग पॉइंट है। इसका फैसला कोई साधारण फैसला नहीं होगा। कांग्रेस और बीजेपी 14 तारीख के बाद कांग्रेस में संगठन में असर पड़ेगा, और 14 तारीख के बाद बीजेपी में सत्ता में कितना फर्क पड़ता है, या वसुंधरा राजे जीतने के बाद क्या वापस आती है, कई मायने हैं इस चुनाव के। बिल्कुल। वरुण जी, आप भी उसी नजर से देख रहे हैं क्या कि क्या बदलेगा आखिरकार अंतः में वोटिंग के बाद, नतीजों के बाद? और अभी पिछला जो पैटर्न है, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे जैमिनी साहब, और नागौर की राजनीति में देखिए पहला चुनाव जीडी सोमानी जीते, आपको याद होगा, स्वतंत्र रूप से वो चुनाव लड़े थे, और जीडी सोमानी के तो खुद के वोटों की संख्या मैं समझता हूं कि नगण्य सी ही होगी। लेकिन उसके बाद जो नागौर में जिस तरीके से जातिगत राजनीति हावी हुई, परिवर्तन हुआ, वो करें हाड़ौती में भी अगर जाग गए गुजर, मीणा, धाकड़ या एससी, तो अलग अंदाज देखने को मिलेगा। देखिए हेमंत जी, हिंदुस्तान की आजादी को 78 साल हो गए। डेमोक्रेसी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। हर चुनाव में आपको नए रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, और आप जो पैटर्न की बात कह रहे हो, नए पैटर्न आपको हर चुनाव में देखने को मिलेंगे। इंदिरा जी का हारने का नहीं था, हारी। मोदी जी का तीसरी बार बने और उनकी मोदी जी गारंटी फेल हुई, 240 पे रह गई। तो अलग अलग पैटर्न जनता डिसाइड करती है। लोग जनता को कहते हैं पेड़ चाल, ये सब कुछ नहीं है। जनता बड़ी इंटेलिजेंट है हिंदुस्तान की, उस हिसाब से चुनाव करती है। आपने नागौर का उदाहरण दिया, रामनारायण मीणा जी, भुवनेश चतुर्वेदी जी ने रामनारायण मीणा जी को लड़ाया कोटा से सांसद का चुनाव, और वो जीत गए जनरल सीट से। ऐसे कई उदाहरण होते हैं। जयपुर में तकीउद्दीन साहब थे, जौहरी बाजार से, इतने मुस्लिम मतदाता थोड़ी थे, लेकिन वहां से रिप्रेजेंट कर गए। ये अलग अलग तरीके का पैटर्न जनता बनाती है, और इसीलिए मैंने कहा कलरफुल डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की, नए नए पैटर्न हर चुनाव में देखने को आते। लेकिन इस चुनाव से अंता की जनता किसको संता बनाएगी, बनता बनाएगी, वो जनता डिपेंड करता है। लेकिन वोटर पैटर्न और वोटर टर्नआउट से ही आप इसका कुछ वो निकाल पाओगे इन्फ्लुएंस। लेकिन इस राजनीति में सबसे बड़ा इस चुनाव के बाद असर पड़ेगा तो वसुंधरा राजे जी का, और उनसे जो राजनीतिक रूप से जुड़ाव है जिन लोगों का, उन पे फर्क पड़ेगा। अगर हारती है तो उनपे, उनकी राजनीतिक स्थिति और उनके समर्थकों की स्थिति, जो जुड़ाव में रहे उनसे, उनका कमजोर होगा। मजबूत होती है तो राजनीतिक नियुक्तियों में, पहले भी मैंने कहा, इनकी कोई सूची उची कोई कहता है बनी हुई है तो 14 के बाद डिक्लेयर होगी, उसमें कोई फर्क पड़ सकता है। लेकिन जैसे नरेश मीणा का बार बार हम कहने को कह रहे हैं, नरेश मीणा अगर जीतते हैं और कांग्रेस बीजेपी दोनों हारती है, तो ये एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा कि लोग दोनों पार्टियों से राजस्थान में बोर हो गए, और तो कांग्रेस बीजेपी दोनों हारेगी, तो यही माना जाएगा कि नरेश मीणा ने संता बनता बना दिया दोनों को। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं बना दिया, जनता ने बना दिया। हाँ। सबको संता बनता नया पैटर्न देखने को मिलेगा कि दोनों पार्टियों से उब गई राजस्थान की जनता, और दोनों पार्टियों को इसमें मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया, जनता क्यों उब रही हो कि नेता सारे। आपको अभी लग रहा है कि ऐसा कुछ पैटर्न की नरेश मीणा की जीत हो सकती है? देखो, मैंने कहा वोटिंग पैटर्न और वोटिंग आउटकम पे डिपेंड करेगा। जनता को लग रहा है कि दोनों को रिजेक्ट करना है तो नरेश मीणा जीतेगा। और अगर अभी आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, मेरे को लगता है वरुण जी कि अभी कल और देख लें क्या वोटिंग के बाद में कितना % वोटिंग होती है, उसके आधार पर ही अभी सबको ऐसा ही लग रहा है। हमारे साथ में विकास बारड भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विकास जी, आपको भी ऐसा ही लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के भीतर अंदर खाने डर है नरेश मीणा का इतना ज्यादा।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर जो है वो बड़े बड़े जो सत्ताधारी परिवार रहे उनका ही कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना, और उसी की बदौलत आज देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार जो है वो जनादेश प्राप्त कर रही है। तो मैं मानता हूँ नरेश मीणा जी तो कोई जिनके बारे में हम बात करें ऐसे कुछ है ही नहीं जिनसे डरा जाए। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति और अपने कार्य को लेकर इस चुनाव के अंदर है, ना कि किसी जातिगत समीकरण को लेकर। और रही बात नरेश मीणा की, तो देखिए नरेश मीणा जी जहां तक कांग्रेस के साथ ही सब जानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की दलगत राजनीति का ही चेहरा नरेश मीणा जी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के रूप में सामने आ रहा है। जो ताल ठोक के कहते थे कि गहलोत साहब कुछ नहीं है और पायलट साहब मेरे आदर्श हैं, आज अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं मानता हूं कि इसमें किसी को कोई सोचने की जरूरत ही नहीं कि वो किस पार्टी के हैं और किस पार्टी के मतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में भी अंता की जनता ने धता बताई दिया था, और विगत 2 साल में भजनलाल शर्मा जी के कार्य जो हर घर तक पहुंचे हैं वहां के लोगों ने भी देखा अंदर खाने चुनाव लड़वाती है, चाहे उनियारा में, छबड़ा में, सब जगह बीजेपी चुनाव लड़ाती है ताकि वो जीत जाएं। तो आपको उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे? देखिए ये तो जब इनके प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी जब इनकी सरकार गिराने के लिए गए थे तब भी ये तो हम ही लोगों पर आरोप लगा रहे थे, और ये तो इनके यहाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी हो जाए हर चीज का आरोप इनको भारतीय जनता पार्टी पे लगाना है, क्योंकि एक कहावत है किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इनको अपनी गलतियों को अगर सुधारा होता तो आज इनकी ये गत नहीं होती, लेकिन यही है दूसरे के ऊपर हर बात का आरोप आक्षेप दूसरे के ऊपर लगाना, बजाय खुद के संगठन और खुद के हालचाल के बारे में जान लेना। अंता की जनता और पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है, देखिए विगत उपचुनाव के अंदर भी इनकी क्या दशा हुई, राजस्थान की जनता ने किस प्रकार इनके मुंह पे तमाचे मारे, वो सब देखा है। आप देखिए किस प्रकार रोज पेपर बिकते थे, आज 2 साल होने को आगे लेकिन कहीं पेपर लीक का नाम भी आप नहीं सुन पाते हैं। तो ईआरसीपी जो एक मात्र सिगुफा बना के इन्होंने छोड़ दिया था, आज ईआरसीपी के ऊपर काम हो रहा है। प्रदेश की जनता को एक से एक योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं, एक निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदेश की जनता को मिला है, अपराधों के अंदर गिरावट आई है। तो सुशासन जो देख रहे हैं उससे अंता भी अछूता नहीं है, और अंता की जनता ने तो विगत चुनाव में भी जनादेश दिया था, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता के भेजा था। तो मानता हूं अंता को लेके तो वैसे भी कोई किसी प्रकार का संदेह किसी के मन में नहीं होना चाहिए। और अब जब कांग्रेस ही 2 पहलुओं पर लड़ रही है तो मैं मानता हूं कि इनकी गत तो विगत जो मार्जिन था उससे मैं मानता हूं 8-10 गुना भी मार्जिन अगर हो जाए तो कोई बड़ी इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। हेमंत जी, सीबी यादव जी, 8-10% का मार्जिन वो कह रहे हैं कि ये बड़ी आश्चर्य की बात, 8-10 गुना, 8-10 गुना। अच्छा, और दूसरा ये कि आप लोग भी सत्ता में रहे, सीबी यादव जी, बीजेपी भी सत्ता में रही है, लेकिन अभी भी अंता में मूलभूत समस्याओं को लेकर के ही चर्चा ज्यादा है धरातल पर। अंता में इनकी अंतर्कलह की चिंता है, बेवकूफ नहीं समझ लिया जाना चाहिए, उसके भीतर चेतना है और उसमें जिम्मेदारी भी है कि मुझे किसको जिताना है। भारतीय जनता पार्टी से मुगालात में रहती है कि जनता बेवकूफ है। जनता क्या इस बात को नहीं समझ रही है हेमंत जी कि ये चुनाव हो क्यों रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया जिसपे 23 अपराध दर्ज थे, जिसने मतलब सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला किया, ऐसा ही नहीं बंदूक तानी, और उसकी वजह से उसको सजा हुई, इसकी वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। तो पहली बात तो अंता की जनता जानती है कि ये उपचुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल नाकाबिल। पहले चले जाइएगा सीबी यादव जी, तो अंता की जनता ने प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जनमत दिया, बीजेपी को जिताया वहां से, ये भी एक सच्चाई है। और ये भी कहा जाता है कि उनसे परेशान थे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जनता में एक चेतना है, वो एक बार देखती है, लेकिन अभी पिछले 2 साल के भीतर क्या अंता की जनता ये नहीं जानती है कि 2 साल के भीतर अंता के लिए 1 रुपया भी खर्च किया है, कोई एक रुपया भी बजट का दिया? जानती है बहुत अच्छे से। आप आके चुनाव लड़ने के लिए आ जाओगे, 2 साल में इस प्रदेश की जनता ने जो भुगता है, अंता की जनता इस बात को जानती है कि किस तरह से जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में कटौती की गई है, कैसे खत्म किया गया है, कैसे स्वास्थ्य की जो चिरंजीवी योजना थी, जो एक तरह से सहारा थी हर परिवार की, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म किया है, कैसे शिक्षा की जो अच्छी योजनाएं थी, महात्मा गांधी स्कूल जैसी अच्छी योजनाएं थी, आज जो है ड्रेसें नहीं मिल रही है, स्कूटी नहीं मिल रही है, छतें गिर रही है, कानूनी व्यवस्था के बदहाल हो रहा है, किसान लाठियों से पीटा जा रहा है, उसे खाद नहीं मिल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। क्या अंता की जनता ये नहीं जानती है कि भजनलाल जी जैसे मुख्यमंत्री को इस प्रदेश पे थोप दिया गया है? तो ये सारी सीबी यादव जी, एक छोटी सी टिप्पणी में चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि दरअसल प्रमोद जैन भाया के पक्ष में 3 ऐसे समीकरण कौन से हैं जिनके दम पर आपको ये आत्मविश्वास है चुनाव मतदान से ठीक पहले कि हम जीतेंगे?
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता है वो हमारा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं उनको आज जनता याद करती है। और तीसरी बात है, क्योंकि ये चुनाव थोपा गया है जनता की जनता पर, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है। तीनों जल्दी से विकास बारट साहब, विकास जी जल्दी से, ये तीन बातें वो बता रहे हैं कि जिनके दम पर वे जीतेंगे। मतदान से पहले उनको उम्मीद है कि ये चुनाव उन पर थोपा गया जनता पर। दूसरा, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की विफलता। एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि 2 साल के अंदर अंता में आपने कुछ भी खर्च नहीं किया या कुछ भी नया नहीं दिया विकास के दम पर। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया है अंता की जनता को। जी, मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया है। क्या ईआरसीपी योजना के अंदर अंता को लाभ नहीं मिल रहा है? क्या जो किसानों को राहतें दी गई है उनमें अंता को लाभ नहीं मिल रहा? क्या युवाओं के लिए जो स्कीम लाई गई है उनमें अंता को लाभ नहीं मिल रहा? क्या उज्ज्वला योजना का अंता को लाभ नहीं मिल रहा? क्या स्वास्थ्य योजनाओं का अंता को लाभ नहीं मिल रहा? देखिए, इनके यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इनके ही पूर्व मंत्री हुआ करते थे भरत सिंह जी। उन्होंने इनके वर्तमान कैंडिडेट के लिए क्या कहा? क्या कांग्रेस और अंता की जनता भूल गई है? गली गली के अंदर इनके कैंडिडेट के लिए क्या कहा जा रहा है? क्या ये भूल सकते हैं? क्या राजस्थान भूल सकता है? क्या आप लोगों ने वो दिखाया नहीं है, देखा नहीं है? नहीं, तो इसका फायदा आपको है? क्यों मिलेगा, नरेश मीणा को क्यों नहीं? नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे हमें उसका फायदा मिलेगा। हमें इनकी कमजोरियों का फायदा नहीं चाहिए। हम तो हमारे ग्राउंड्स के ऊपर, हमारे किए गए कार्य के ऊपर, हमारी नीतियों के ऊपर, भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व के ऊपर और हमारी पार्टी के कैडर के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी कमजोरी की आवश्यकता नहीं है। और पिछली बार हारे हैं ना, ये नरेश मीणा जी नहीं थे जब भी हारे हैं। बोले प्रदेश की जो अंता की जनता इतनी कम विवेक की नहीं है कि किसी ने क्या कहा। क्या अंता की जनता ये नहीं जानती कि क्या भजनलाल जी मुख्यमंत्री चेहरा पेपर लीक में अंता की जनता नहीं थी क्या? सीबी यादव जी, क्या अंता के युवाओं के भविष्य को नहीं बेचा आपने? जब बहन बेटियों पे बलात्कार हो रहे थे रात दिन, तो क्या अंता की बहन बेटियां दुखी नहीं थी? आप बताइए ना, जब किसानों की कर्ज माफी का सिगुफा देके उनको ठगा, तो क्या अंता के किसान नहीं थे क्या? सीबी यादव जी, आप बताइए ना, जब भ्रष्टाचार का अंधा कुआं खोद दिया अंता के प्रमोद जैन भाया जी ने, जिसमें पूरे राजस्थान के लोगों को प्रताड़ित किया गया, क्या अंता की जनता ने वो नहीं देखा? आज भजनलाल जी का निष्पक्ष प्रशासन जो है, शासन जो है, उसकी वजह से अंता सुखी नहीं है। क्या ईआरसीपी का पानी अंता की जनता को नहीं मिलेगा? क्या विद्युत की सप्लाई जो सुदृढ़ हुई है वो अंता की जनता को लाभ नहीं है? अंता का पैटर्न जो कांग्रेस बीजेपी कह रहे हैं वैसा ही नजर आ रहा है या कुछ और? क्या अंता के युवाओं को निष्पक्ष परीक्षाओं का लाभ नहीं मिल रहा? देखिए, एक फैक्टर के बारे में हम सबने बात नहीं की है। वो फैक्टर होता है कि जो पार्टी सरकार में होती है, जनरली बाई इलेक्शंस जो होते हैं, उपचुनाव जो होते हैं, उसमें एक एडवांटेज होता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं जो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, जो वोट देंगे, उन्हें लगता है कि अगर उन्हें मालूम है कि इस व्यक्ति को अगर हम वोट देंगे तो ये चूंकि सरकार इनकी पार्टी की सरकार है, इसलिए हमें शायद ज़्यादा एडवांटेज मिले सरकार से काम करवाने का। तो ये एक जो फैक्टर है वो हम लोग नहीं देख रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके फेवर में जाएगा। और बाकी जो चीजें हैं उसके बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है कि करप्शन आज की डेट में कितना हावी होता है या नहीं होता है, या किसी व्यक्ति की वो जो आक्रामक छवि होती है जो कि आप दिखा रहे हैं कि मीणा साहब की है, उसका घाटा भी होता है और उसका घाटा भी हो सकता है जी, और उसका एक वर्ग में फायदा भी होता है जी। लेकिन ये जरूर बात है कि दोनों ही चीजें हैं अजीत जी कि कई बार जनता कहती है हमें तो ऐसा ही दबंग आदमी चाहिए जो हमारी बात पर सीधा सीधा भिड़ जाए कहीं भी, और कई लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पेशेंस वाला होना चाहिए। तो दोनों ही हैं, फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी है। लेकिन जैमिनी साहब, मुख्यमंत्री खुद उतरे, आपने देखा भजनलाल जी और पूर्व मुख्यमंत्री उनके साथ में, एक जनता को भरोसा देने में क्या सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पर कामयाब हो पाए हैं कि पीछे जो हुआ, अब जो डबल इंजन की सरकार में अंता में विकास को नए आयाम दिए जाएंगे, ये भरोसा क्या आपको लगता है जनता तक काम करेगा, असर डालेगा? देखिए, जिस अंदाज में भजनलाल जी ने एक विजनरी विनिंग प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया, अब वो कितना वहां की जनता एक्सेप्ट करती ये देखने लायक होगा। क्योंकि कांग्रेस के लिए एक चुनौती पैदा की कि प्रमोद जैन भाया को बीच में खड़े करके एक तरफ सचिन पायलट खड़ा हो
और एक तरफ अशोक गहलोत, ऐसा नजारा नहीं हुआ। लेकिन कहीं न कहीं कल शांति धारीवाल ने जिस तरीके से विधानसभा में एक बार बोला था कुत्ते को गोली क्यों मारी, उसी अंदाज में उन्होंने प्रमोद जैन भाया की सभा में कहा कि मनोहर लाल मीणा टिकट कैसे लेके आया, कि उनके पास रिवॉल्वर थी और रिवॉल्वर उन्होंने अधिकारी पे रखी, उसके मामले में जेल में गए, वसुंधरा जी को धमकाया और 15 दिन पहले मनोहर थाने से आकर चुनाव जीत गए। यानी कहीं न कहीं फिर अशोक गहलोत जी ने भी उसी छवि पे रखा। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस इसको आधार बनाना चाहती कि ये रोल जो नरेश मीणा के लिए कहा कि नौजवान है, इसको रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए अशोक गहलोत ने, तो ये पूरी कांग्रेस कहीं न कहीं नरेश मीणा से डरी हुई नजर आई। कल की मीटिंग में ये साफ हो गया कि अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, चाहे गोविंद डोटासरा, तमाम लोगों के बयानों का एनालिसिस करें तो वो बीजेपी से डरे हुए नहीं है, एक वो गुटबाजी भी नरेश कांग्रेस मीणा में से डरे जमीनी हुए साहब हैं। है, जो गुटबाजी भी है, जैसे बिल्कुल शांति धारीवाल, बिल्कुल प्रमोद बिल्कुल गुंजल के बिल्कुल समर्थक है जो आमने हमने सामने अशोक गहलोत के ही देखा। हो गए। देखिए जो जी। समर्थक किस तरीके से भिड़ गए। हाँ, वो तो और सबने दूसरा देखा, उसका इंपॉर्टेंट है कि impact क्या, बीजेपी में उसका भी भी हीरालाल अंदर खाने तो देखिए, impact हो ही सकता है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल देखिए बीजेपी में भी न तो हीरालाल नागर को बुलाया गया, न मदन दिलावर को बुलाया गया, स्थानीय लोगों को, न प्रताप सिंह जो बल्लू भाई है उनको भी नहीं बुलाया, छबड़ा वालों को। तो ये इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोनों ही कि तरफ। अगर ये जी। चुनाव जी बिल्कुल, दोनों ही जी तरफ अगर इसका ये गुटबाजी का चुनाव असर हो सकता है। गलती से वरुण नरेश जी, मीणा आखिरी जीत टिप्पणी है, वरुण गए, जी। अगर गलती से नरेश मीणा जीत गए, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं जमनी साहब। जी हेमंत जी, मैंने आपको शुरुआत में कहा, हाँ, जैसे कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस को तो कांग्रेस की सीट थी नहीं, हार भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीतेंगे तो मॉरल हाई होगा, लोकल चुनावों में इनको फायदा होगा। जो मदन राठौड़ जी जो साइलेंट इस समय विनर मेरे को नजर आते हैं, अगर वो हार भी जाते हैं तो उनको कोई असर नहीं, बार जीतते तो उनके कैप में एक फेदर और लग जाए। ये सारा चुनाव विकास पे नहीं, वसुंधरा जी की पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने आपको पहले भी कहा, वसुंधरा जी जीतेंगी हारेंगी इस चुनाव से। अगर वसुंधरा जी अगर वहां चुनाव हारते हैं तो वसुंधरा जी की जो बार्गेनिंग पावर है कम हो जाएगी, और जीतते हैं तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, राजनीतिक नियुक्तियों में उनका और से बढ़ जाएगा। और मदन राठौड़ जी के विकास बारट जी ने मोबाइल पूरा देख लिया, तो बताएंगे अब क्या करिश्मा कर रहे हैं अंता में मतदान से पहले। अब ऐसा है वोटिंग पैटर्न और जो भी है ना, वो उस पर डिपेंड करेगा कितना क्या वोट पड़ता है। लेकिन बाहर विकास जी, बाहर एक बड़ी बात है कि बाहर के लोग बड़ी तादाद में अंता में रहे, वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, या आम गरीब किसान दलित उनको भटका सकते हैं। देखिए बाहर के लोग, मैं आपको एक बात बताता हूँ हेमंत जी, मांगरोल के अंदर मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का रोड शो हुआ। कल अंता के अंदर जो है वो विशाल जनसभा जो है वो मुख्यमंत्री जी की। और देखिए हेमंत जी, अभी अभी राजस्थान के अंदर जो बारिश आके गई है, उस बारिश के बाद सड़कों का जिस द्रुत गति से वापस सड़कों का कार्य राजस्थान में हो रहा है, मैं जानता हूं, मैं जहां तक मैं मानता हूं कि राजस्थान की जनता ने इतना तीव्र गति से सड़कों का पुनरुत्थान होते हुए शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, वरना पूरा